नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 360 डिग्री मैथ में। और चलिए दोस्तों, हम जो बिहार एसएससी का जो सेट चला रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था एक लास्ट सेट में, तो हम उसको देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम कम समय में ज्यादा से ज्यादा सेट को प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है, ठीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जो भी क्वेश्चन हम देते हैं ना दोस्तों, तो आप उसको जो है ना वीडियो को रोक करके आप पहले उसको बनाइए, ठीक है, कि हम किस तरह से बना सकते हैं। बाद में आप वीडियो को देखिए कि किस तरह से हम बना रहे हैं, ओके ना। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, इसको बनाइए, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या कहा कि एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर कार खरीदता है। तो जैसे ही पढ़े दिमाग में दौड़ना चाहिए कि अंकित मूल्य पर कोई वस्तु को छूट पर खरीद रहा है, यानी कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य तो यहाँ से पता चल रहा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि अंकित मूल्य क्या मानिएगा, अंकित मूल्य 100 रुपया मान लीजिए, जिससे कि फायदा हो जाएगा। 25% छूट दीजिएगा दोस्तों क्रय खरीदने के लिए, तो क्रय मूल्य यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 25% छूट पर क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 75 रुपया। आई बात समझ में? यहां तक कोई समस्या तो होना भी नहीं चाहिए। आगे कहा कि इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, वास्तविक लाभ क्या है। तो दोस्तों अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचिएगा तो अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया। 20% अधिक पर बेचिएगा तो कितना में विक्रय मूल्य हो जाना चाहिए, तो विक्रय मूल्य का मान 120 रुपया होना चाहिए, क्योंकि 20% लाभ पर बेच रहे हैं। अब आपसे कहा कि वास्तविक लाभ बताइए क्या होना चाहिए, तो क्रय मूल्य आपके पास है, विक्रय मूल्य आपके पास है, तो लाभ निकाल सकते हैं। तो आइए सुविधा के लिए और भी इसको रेशियो में चेंज कर दीजिए, जिससे कि फायदा हो जाएंगे, घटाने में थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। आइए काट दीजिए, 5 से कटेंगे तो 15 पचे 75 कट जाएंगे, 5 से इसको काटेंगे तो 24 बार में ये कट जाएंगे। अब यहाँ से लेस करना आसान हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितने हो जाएंगे, 9 का, है ना, यानी कि लाभ कितना हो रहा है, 9। तो प्रतिशत लाभ यहाँ से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ऐसा है ना। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100 बटे के क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि की गणना होती है। तो हम यहां से कह सकते हैं लाभ गुने 100 और बटा के क्या, क्रय मूल्य कितने हैं, 15, है ना। तो आप काट दीजिए, देखिए 3 तिया 9 कटेंगे, 3 पंजे 15 कट जाएंगे और 20 बचे 100 कट जाएंगे, यानी कि 20 तिया 60, यानी कि 60% इसका रियल वैल्यू जो होगा वो लाभ के रूप में मिलेगा। यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा होना चाहिए दोस्तों, बताइए, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ओके, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बनाइए उसको। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 17 और 19 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 6 और 8 शेषफल बचे। तो ये जो प्रश्न है ना, एलसीएम और एचसीएफ का प्रश्न है दोस्तों। कहा कि 15, 17, 19 से क्या करते हैं, हम भाग देते हैं, है ना। कौन ऐसी छोटी संख्या है कि हम 15 से भाग देंगे और 17 से भाग देंगे और 19 से भाग देंगे, तो जो इस 15 से भाग देने पर और 17 से भाग देने पर और 19 से भाग देने पर उसका शेषफल बता दिया कि शेषफल के रूप में हमको 4, 6 और 8 मिलता है। यानी कि इससे भाग देते हैं तो 4 मिलता है, इससे भाग देते हैं तो 6 मिलता है और इससे भाग देते हैं तो हमको 8 मिलता है ना। तो कहता है कि बताइए वो संख्या कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखिए, ऐसे प्रश्न में आप क्या कीजिएगा कि जो एचसीएफ और एलसीएम पढ़े होंगे, हमारा चैप्टर हम पढ़ाए हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो ये सेम क्वेश्चन बताए हैं। तो पहला इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये सोचिए कि काश हम ऐसा सोचें कि कोई ऐसी संख्या हमको मिल जाए जो 15 से 17 से 19 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 15, 17, 19 से डिवाइड होने वाली संख्या आसान से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसका एलसीएम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा कि वो संख्या प्राप्त होगा कौन वाला, तो जो 15 से डिवाइड हो जाए, जो 17 से डिवाइड हो जाए, जो 19 से डिवाइड हो जाए। लेकिन सवाल थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, कहा कि हम 15 से डिवाइड करेंगे ना तो 4 शेष बचना चाहिए, 17 से डिवाइड करेंगे ना तो 6 शेष बचना चाहिए, और 19 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको 8 शेष बचना चाहिए। तो ऐसे मामलों में क्या कीजिए कि जो संख्या दिया गया है, तो सबसे पहले इसी को टारगेट कीजिए, इसका एलसीएम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम जब निकालिएगा दोस्तों तो क्या होगा, देखिए सभी अलग अलग संख्या है ना, तो निश्चित रूप से है कि 15 गुने 17 गुने 19 होगा, है ना। इसका एलसीएम तो यही होगा, क्योंकि कोई किसी से मिल नहीं रहा है, तो ये एलसीएम हो गया। अब ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिएगा कि इसका अंतर देखिएगा, है ना, कमजोर यहीं पर इसका कड़ी होता है कि कमजोर कड़ी क्या है, तो इसका अंतर सभी जगह सेम रहेंगे। देखिए 15 और 4 का अंतर कितने, 11, है ना। 17 और 6 का अंतर 11, 19 और 8 का अंतर कितने, 11।
तो लास्ट में क्या करना है कि इसका एलसीएम निकाल के और बस आपको क्या करना है, जो अंतर इसके डिफरेंट हो रहा है ना, डिफरेंट, वो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। बस आपका आंसर आ गया। अब समस्या यहाँ पर ये उत्पन्न हो जाएगा, क्या सर इतना गुना करेंगे? तो मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि कहीं भी आप थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाइए कि क्या मैं इतना गुना करने के लिए हमारे पास टाइम है एग्जाम में? नहीं है। तो आइए जरा सोचते हैं थोड़ा सा नए टेक्निक से। हमने क्या कहा, यूनिट डिजिट आपको पढ़ाया है, उस पर फोकस कीजिए, डायरेक्ट आपको 99% आपको आंसर वही मिल जाएगा। तो आइए 963 है ना, 63 होता है। अब 63 में 5 से गुना कीजिए, क्योंकि 15 से गुना करना थोड़ा भारी है। तो 5 से गुना कीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, 5 तिया 15, यानी कि लास्ट में 5 आ रहा है। कब? जब इसको हम टोटल गुना कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट के रूप में 5 आ रहा है, लेकिन घटाना भी है हमको 11, है ना, ये भी बात ध्यान रखना है। तो इसका यूनिट डिजिट घटा देंगे यहाँ से, तो बताइए घटाएंगे, 5 में से 1 चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 4। यानी आंसर हमारा वही सही होगा दोस्तों जिसका यूनिट डिजिट 4 के बराबर होना चाहिए। आइए जरा टेस्ट करते हैं। यूनिट डिजिट 4 कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए और इसका आंसर होना चाहिए आपको 4800 कितने हैं, 34। ठीक है ना। तो आप विश्वास नहीं है तो आप गुना करके देख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो इतना टाइम नहीं है एग्जाम में, ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहा, कहा कि 15 वर्षों में किसी निवेशित धनराशि पर साधारण ब्याज उसका 3/4 हो जाता है। यदि निवेशित राशि 20,000 रुपया है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कुछ कुछ प्रश्न आपको ऐसा दिखेगा जहां पर आपको कांस्टेंट टर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है, मूलधन से कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप इसमें अगर आप मूलधन को पकड़ के चलते हैं तो अलग कैलकुलेशन से जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सबसे सुविधा वाला बताता हूँ। इसमें कहा कि कोई धनराशि है जो कि 15 वर्षों के लिए लिया गया और 15 वर्षों में उसका ब्याज जो है उसका मतलब मूलधन का 3/4 हो जाता है। आई बात समझ में? तो आइए, समय तो आपको दे दिया, समय कितना दिया दोस्तों, 15 वर्ष दे दिया, और कहा कि उसका यानी कि मूलधन का 3/4 होता है, तो मूलधन कितना हो गया, 4, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू बड़ा रहता है, तो नीचे वाला 4 हो गया मूलधन। तो ब्याज के रूप में कितना मिल गया बताइए, ब्याज के रूप में उसका हो गया 3। अब आपसे यहीं से पूछा कि दर बताइए, क्या आपको इसमें क्वेश्चन में लग रहा है ऐसा कि हमको मूलधन की जरूरी है? क्योंकि मूलधन तो आपको मिल गया, और हम आपको पहले ही बताएं कि प्रतिशत में आंसर लाने के लिए किसी भी कांस्टेंट टर्म की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आइए टारगेट कीजिए, हम क्या निकाल सकते हैं बताइए, यहां से डायरेक्ट ब्याज दर निकाल सकते हैं, दर प्रतिशत। दर प्रतिशत बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज कितना आया, 3, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन कितने 4, और गुना समय, समय कितना 15 वर्ष। आइए काट छाट कीजिए, आंसर आ गया। देखिए 3 × 5 = 15, 5 बार में कट जाएंगे, 5 × 20, 20 × 5 = 100, यानी कि 5% इसका क्या होना चाहिए, दर होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी कहाँ चला गया दोस्तों, हाँ सॉरी, आंसर डी के बराबर होना चाहिए 5%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। ऐसे प्रश्नों में आप मूलधन को टारगेट नहीं कीजिए, डायरेक्ट आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहा कि संख्या 14 के अंकों को उलट देने पर संख्या में 27 की वृद्धि हो जाती है। 2 अंकों वाली ऐसी अन्य कितनी संख्याएं हैं जिसके अंकों को उल्टा देने पर उनमें 27 की वृद्धि हो जाएगी। देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है ना, ये सीधा सीधा 10वीं क्लास का प्रश्न है, ठीक है ना। 10th क्लास में ऐसे प्रश्न मिलते हैं, 9th क्लास में मिलते हैं। उसमें कहता था कि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या, है ना, ऐसा तरह के प्रश्न आता था। तो सेम यहाँ पर वही प्रश्न है, लेकिन पहले आपको एक टारगेट दे दिया, कहा कि एक संख्या 14 है और इसको उलटने पर जो बनता है संख्या, यानी कि कितना बन जाएगा 41, है ना, और कहा कि 27 अधिक है। जरा हम भी टेस्ट करते हैं कि 27 अधिक है क्या। देखिए तो 7 × 4 = 11, यानी कि 7 और ये 2, यानी कि बिल्कुल सही है ना। क्वेश्चन में तो सही बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है, उसको अंकों को उलट देने से जो बनती है संख्या वो पहले वाले संख्या से 27 अधिक होता है। तब यहां से क्वेश्चन आपको डाइवर्ट किया, कहा कि आगे ऐसी कितनी 2 अंकों की संख्याएं होंगी जिसको उलट देने से 27 की ही वृद्धि होगी। तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप बेसिक रूप में जाइएगा कि माना कि संख्या 10x + y है ना, फिर उस संख्या को उलटने पर 10y + x,
तो मैं ये नहीं बताना चाहता क्योंकि आपको एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा। तो आइए ऐसे मामलों में क्या कीजिए कि पहला संख्या देखिए कितना है 14 है ना। तो आप ध्यान रखिए कि जो 14 है यानी कि इसको इकाई अंक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं दहाई अंक है ना। दो संख्या में एक इकाई अंक एक दहाई अंक। तो देखिए दहाई का इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक से कितना ज्यादा है बताइए, 3 ज्यादा है ना। समझिए ध्यान से, दहाई का अंक इकाई अंक से कितना ज्यादा है 3। तो आगे भी ऐसे ही हम संख्या ढूंढेंगे जो कि इकाई अंक से दहाई अंक कितना ज्यादा होना चाहिए 3। आई बात समझ में, यानी कि इकाई अंक से इकाई अंक दहाई अंक से कितना ज्यादा होना चाहिए 3 ज्यादा होना चाहिए। तो आइए एक तो दे दिया है 14 वाला, तो आगे 2 वाला होगा, आगे फिर 3 4 5 6 है ना। आगे भी जा सकता है, जरा चेक कर लेते हैं आगे। तो 3 2 है, 2 अगर इकाई अंक रहेगा 2 दहाई अंक रहेगा तो इकाई अंक 3 ज्यादा होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए यानी कि 25 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 3 है तो 3 ज्यादा करेंगे तो कितने होंगे 6। अगर ये 4 है तो 4 आगे ज्यादा करेंगे, 3 आगे ज्यादा करेंगे तो कितने होंगे 7। 5 है तो 1 ज्यादा करेंगे 3 ज्यादा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यानी कि 58 होना चाहिए। 3 ज्यादा 69। और अगर 7 लेते हैं दोस्तों ध्यान से समझिए, 7 लेते हैं तो 3 ज्यादा करेंगे तो कितने होंगे 10, जो कि ये वैल्यू जो है ये 3 अंक में चला जाएगा ऐसे है ना। तो ये तो यहाँ के बाद तो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, रूल फॉलो तो यहीं तक कर रहा है। तो हम इसको एक टेस्ट करके देखते हैं क्या ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। इसको उलटिए तो कितना होगा 52 है ना। क्या इससे ये देखिए तो 27 ज्यादा है कि नहीं, तो 7 5 12 बिल्कुल 27 ज्यादा है। अगर इसको उलटते हैं दोस्तों तो देखिए ये हो जाएगा 66 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा 3, 63 हो जाएगा। तो क्या इसमें 27 का अंतर है, देखिए तो बिल्कुल है ना। अब इस तरह से आगे भी आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चेक करूंगा, मेरे पास टाइम उतना नहीं है, मैं पकड़ लिया। तो आप देख लीजिए कितनी संख्याएं होंगे। पहला संख्या तो ये दे दिया है खुद से, आगे कहा कि आगे कितनी संख्याएं होंगी, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, यानी आगे ऐसी 5 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि उसको अंकों को उलटने से 27 की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, कहाँ गया दोस्तों, है ना, देख लीजिए है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 5 ही ऑप्शन आ रहा है ना, 5 नंबर, क्योंकि पहला तो 14 दे दिया है, इसको तो लेंगे नहीं, तो 5 ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं ना। और ये सब बिल्कुल आसान है, बस खाली समझना है, ये नहीं कि आप उसमें चले जाइएगा है ना। 10x प्लस 10y प्लस x 10x प्लस y है ना, इस तरह से फिर लंबा चला जाएगा वो ज्यादा, और आएगा इतना ही आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कुछ जो है वो रिपीटेशन से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, सरल करने के लिए दिया है, कहा कि 0.5 का बार है, ठीक है, और प्लस 0.6 पर बार है, और प्लस 0.7 पर बार है, और प्लस 0.8 पर बार है। तो ये तो बन जाना चाहिए था है ना। इसका बार का मतलब होता है रिपीटेशन संख्या है ना। तो यहाँ ऐसे संख्याओं में इसको सोल्व करने के लिए आप सुने होंगे कि जब रेकरिंग हटता है तो उसके लिए हम जितना संख्या पॉइंट के बाद रहता है और जितना पर रेकरिंग रहता है उसके लिए नीचे उतना ही 9 लिखते हैं। तो अगर रेकरिंग हटाना है तो 5 बटे कितना लिखना पड़ेगा 9, प्लस ही 6 बटे के 9, प्लस ही 7 बटे के 9, प्लस ही 8 बटे के 9। अब इतना का आसान है, इतना का भिन्न का एलसीएम लेना तो बहुत आसान है। नीचे देखिए सभी बेस सेम है तो इसका 9 एलसीएम हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए खाली, 7 6 13 सॉरी इधर जोड़िए, 6 5 11, 11 7 18, 18 2 20 6 26, यानी कि 26 यानी 26 बटे के कितने 9। क्या ऑप्शन में है देख लीजिए, 26 बटे के 9 है, 26 बटे के 9 है, ये नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको आप पूर्णांक में ले सकते हैं। 9 दूनी 18 हो जाएंगे 2, 18 और 8 हो जाएंगे ऊपर और नीचे 9, यानी कि ये आंसर होना चाहिए 2 पूर्णांक 8 बटे के 9। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ गया, 2 पूर्णांक 8 बटे के 9, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कुछ था नहीं दोस्तों, सरल करना था बस। देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहा कि 71,624 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। 71,700 कितना है, 700 है, हाँ 600। 71,624 में 7 का स्थानीय मान बोले तो क्या होता है, प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू पूछा, प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 चीज होते हैं दोस्तों। अगर ऐसे प्रश्न आए 2 ही पूछता है, एक स्थानीय मान पूछता है, एक जातीय मान पूछता है। तो स्थानीय मान पूछा इसका मतलब उसका प्लेस वैल्यू,
और अगर जातीय मान पूछा तो फेस वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। फिलहाल इंग्लिश छोड़िए, हिंदी समझ लीजिए। हिंदी में इसका पूछा कि बताइए प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान। तो दोस्तों देखिए, दोनों मैं आपको समझाता हूं। अगर आपको 7 का स्थानीय मान पूछा है तो स्थानीय मान का मतलब होता है कि जो संख्या 7 का पूछा, 7 तो लिखेंगे, 7 के बाद है ना, 7 के जो पहले कितनी संख्याएं उस पर है उसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4, 4 है ना, तो 4 यानी 4 संख्या है तो 4 जीरो इस पे लगा देंगे। ये आपका हो गया आंसर। कौन सा? प्लेस वैल्यू, यानी कि 7 का प्लेस वैल्यू, 7 का जातीय मान। ठीक है। अगर इसका हम सॉरी 7 का स्थानीय मान हो गया, और अगर 7 का जातीय मान पूछा तो, जातीय मान बोले तो इसका बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों? फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू पूछा तो बस 7 का फेस वैल्यू पूछा तो 7 ही हो जाएगा। अगर 1 का फेस वैल्यू पूछा तो 1 ही हो जाएगा। 6 का फेस वैल्यू पूछा तो 6 ही हो जाएगा। 2 का 2 ही हो जाएगा। 4 का 4 ही हो जाएगा। लेकिन जातीय मान में थोड़ा सा, स्थानीय मान में थोड़ा सा अंतर होता है। स्थानीय मान में होता है कि उस स्थान का मान लिखिए और उसके बाद उसके ऊपर कितनी संख्याएं चढ़ा हुआ है उतने जीरो लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां तक समस्या तो होना नहीं चाहिए। यानी इसका आंसर तो होगा 7 पर 4 जीरो। 7 पर 4 जीरो कौन सा है देख लीजिए। 7 पर 4 जीरो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। ये सब बेसिक सा चीज है दोस्तों, 7वां 8वां क्लास का है। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार, कि बहुत बार बोला हूँ कि अगर आप 7वां 8वां 9वां 10वां ये अगर आप सही से पढ़ते हैं तो कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। देखिए अगला प्रश्न कहा है कि 3, है ना, ये भी कुछ सरलीकरण से ही प्रश्न है। 3 + 12 + 17 प्लस डॉट 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 कहां तक गया है दोस्तों? 3 के पावर n²। ठीक है, तो इसमें कहा कि निम्न में से कौन सा है? फॉर्मूला ही है ना। ये तो आपको फॉर्मूला है, नंबर सिस्टम का एक फॉर्मूला होता है। तो कहा 3 3 12 17, 17 दिया। 17 तो नहीं देना चाहिए था इसमें, क्योंकि 17 आउट नंबर लग रहा है। 3 4, हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये 17 तो नहीं होना चाहिए। 3 है 4 है, अगर 3 बाहर लेते हैं तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 9 तिया 27। हाँ बिल्कुल, ये पर 17 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ 27 होगा। इसको सुधार लीजिए आप क्वेश्चन में, यहाँ पे आप 27 लिख लीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन ही गलत दिया है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन में, तो इसको सुधार लीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है कि अगर आप 3 यहाँ से बाहर ले लेते हैं, है ना, 3 अगर आप इसमें से बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3, 1 बचेगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा कितना? यहाँ 4 प्लस हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 प्लस डॉट 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 3 बाहर हो गया तो बचेगा कितना यहाँ से? n²। अब ध्यान दीजिए, आपको एक नंबर सिस्टम में एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा आपको, अगर कहीं भी पढ़ेंगे तो, कि लगातार, है ना, लगातार स्क्वायर संख्याओं के सम क्या होता है ना। लगातार जो स्क्वायर संख्या है, लगातार स्क्वायर संख्या n तक के लगातार स्क्वायर संख्या का सम क्या होता है? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों कि n+1 इंटू 2n+1/6, है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, n देख लीजिए, एक मिनट दोस्तों, लगातार सम संख्या ही पूछा ना। हाँ बिल्कुल, देखिए, है ना, n इंटू n होता है दोस्तों। n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ये कौन सा फॉर्मूला होता है ना। तो लगातार n तक के स्क्वायर संख्या का योग होता है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो सभी स्क्वायर संख्या है। और इस इतना बराबर अगर हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि n दिया है ना, तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा लास्ट में दोस्तों? बताइए, लास्ट में आपको क्या है? 3 से गुना है ना, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। अब बताइए, 3 से तो 3 दूनी 6 कट जाएगा 2 बार में, तो बचेगा क्या आपको? n इंटू n+1 बच जाएगा, और इंटू 2n+1, और बटा का क्या बचेगा? इधर 2 बचेगा। तो ये ऑप्शन में कौन सा है वही सही होगा, देख लीजिए। फॉर्मूला ही दे दिया है जस्ट उठा के ये वाला, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए? n इंटू n+1, n इंटू n+1 और 2n+1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए चलिए अगला प्रश्न बनाइए, है ना, आपके स्क्रीन पर है।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहता है कि एक विक्रेता 12 रुपए में 8 की दर से आम खरीदता है। 12 रुपए में 8 की दर से आम खरीदता है और 10 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। 10 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न में क्या आप देखिए, इसका प्रश्न पूछने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि कोई व्यक्ति है, कुछ पेन खरीदता है और बेचता है, ठीक है। तो कहा कि हम किसी दर से खरीदेंगे और किसी दर से बेचेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपके पास 10 पेन खरीदे हैं तो आप 20 पेन का भी बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते ना, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी ही नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास 10 बुक है तो 10 बुक है तो आप 10 से बुक बेच सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप 12 बुक बेच सकते हैं या 15 बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। तो ये इस क्वेश्चन का पूछने का मकसद यही है कि इसमें जो एक तरफ क्या होगा, रकम, ठीक है, यानी कि 12 रुपए में 8 की दर से, तो इधर मात्रा हो गया, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि जितना मात्रा में हम खरीदेंगे ना, उतने मात्रा में बेचने की कोशिश करेंगे। अगर हम 5 पेन खरीदते हैं तो 5 पेन बेचेंगे, ना कि हम 8 पेन बेचेंगे और 10 पेन बेचेंगे, नहीं बेच सकते। तो इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा कि हमको मात्रा दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। तो मात्रा इसमें सेम कीजिए, आपका आंसर आ गया। बस इतना ही स्टेटमेंट है इसमें सीधा। आइए, हम 12 रुपए में 8 की दर से अगर खरीदे हैं तो ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है, और ये बेचे हैं तो ये हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है ना। यहां तक समस्या तो होना भी नहीं चाहिए। अब हमने कहा कि मात्रा को सेम कीजिए ऐसे प्रश्नों में। तो मात्रा को सेम करने के लिए नीचे वाला से ऊपर में गुना, ऊपर वाला से नीचे में गुना कर दीजिए। इसमें 6 से गुना कर दीजिए, इसमें 8 से गुना कर दीजिए। इसका फायदा इधर उठा लीजिए। देखिए, 6 से गुना किए तो यहाँ भी 6 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 छक 72 रुपया, ठीक है। और अगर 8 से इसमें गुना किए हैं तो 8 से इसमें गुना करेंगे तो 8 दांव के कितने हो जाएंगे, 80 रुपया। अब हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट कि देखिए, क्रय किए थे 72 रुपया में और बेच दिए हम इसको 80 रुपया में। तो हम यहाँ से अब लाभ देख सकते हैं, कितना रुपया का लाभ हो रहा है बताइए, 12 रुपया का लाभ हो रहा है ना। तो 12 रुपया का जो लाभ हो रहा है, सॉरी 12 रुपया बोल रहे हैं दोस्तों, 72 और 80 में यानी कि 8 रुपया का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यही तो लाभ होता है प्रतिशत। तो लाभ गुना 100 और बटा का क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन है बताइए, 72 रुपया, है ना। 9 बटे 72 कट जाएंगे 9 बार में, यानी कि इसको काटिएगा तो 11,99 और 1/9, यानी कि 11.1/9%। देख लीजिए ऑप्शन में कोई है दोस्तों, ऑप्शन में है 100/9% डायरेक्ट दिया है, काटने की भी जरूरत नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए इसका, सी के बराबर होना चाहिए। और अगर देखिए, इतना अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, एग्जाम में ताम झाम नहीं करना चाहते हैं, तो जरूरत भी नहीं है। मैं आपको क्या बोला कि रकम इक्वल होना चाहिए, तो अगर रकम इक्वल कर दिए तो ठीक है, नहीं करना है तो कैसे करना है, देखिए इधर वाला से इधर गुना कर दीजिए, इधर वाला से इधर गुना कर दीजिए, तो इसका फायदा हो जाएगा। देखिए, अगर 6 से 12 में गुना करते हैं दोस्तों तो 72 रुपये डायरेक्ट क्रय मूल्य हो गया, है ना। और विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए इधर वाला से इधर गुना कर दीजिए, कि मात्रा ऊपर का मात्रा से नीचे के पैसा से गुना कर देंगे, तो 10 अठे कितने हो गए, 80। तो देखिए, इतना ही करना है एग्जाम में, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से 9 रुपया का लाभ हो गया, 9 गुने 100, सॉरी 8 रुपया ना, 8 गुने 100 बटा क्रय मूल्य 72 है, 9 बटे 72 कटेंगे, यहाँ 100/9%। तो एग्जाम में इतना कीजिए दोस्तों, करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। अगर आप ज्यादा समझ गए तो इतना कीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और थोड़ा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, है ना, थोड़ा सा हमारा अगर आपको मेहनत दिखाई देता है तो आप थोड़ा सा चैनल को, है ना, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ठीक है, और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक ना। चलिए अगला की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कहा है कि दो संख्याओं का योग 25 है। दो संख्याओं का योग, यानी कि अगर मानते हैं ए और बी है तो दो संख्याओं का योग कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। कहा कि उनका गुणनफल, गुणनफल बोले तो ए गुना के बी बराबर कहा कि 35 है ना, 35। तो कहा कि इसके उनका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, है ना, संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखिए, मैं एक चीज आपको यहाँ पर समझाता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ज्यादातर इसमें कैलकुलेशन में सिंपल में चले जाएंगे तो थोड़ा सा लफड़ा होता है, ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसे प्रश्न में अगर आपको व्युत्क्रमों का योग पूछा है ना, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग पूछा ना आपसे, तो हम यहाँ से ए और बी स्पेशल ना निकाल करके, जब स्पेशल निकालेंगे उसके बाद 1/a प्लस 1/b करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तब होगा व्युत्क्रमों का योग। तो क्यों ना इसको कुछ नया रूल लगाते हैं। देखिए, कभी भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर व्युत्क्रमों का योग पूछा है और संख्या दिया हुआ है ना, a प्लस बी दिया हुआ है और a इंटू बी दिया हुआ है,
तो व्युत्क्रमों का योग में जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि 1/a प्लस 1/के b, व्युत्क्रमों का योग तो यही लिखेंगे, पहले समझ लीजिए। तो यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो a और b एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो a गुना b हो जाएगा, ऊपर क्या होगा a प्लस b, यही ना होगा, समझ रहे हैं ना दोस्तों। व्युत्क्रमों का योग मतलब क्या हो गया, 1/a प्लस 1/b, यही तो लिखिएगा ना। और इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो नीचे a और b एलसीएम हो जाएगा, a से a कट जाएंगे तो b बचेंगे, और b से b कट जाएंगे तो a बचेंगे, तो a प्लस b ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो वापस ये वाला आ गया कि नहीं, a प्लस b और नीचे a और b है, आ गया वापस। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या था दोस्तों, हम ये समझाना चाह रहे थे कि यदि व्युत्क्रमों का योग पूछता है आपको तो संख्याओं का योग में संख्याओं के गुणनफल से भाग दे देंगे तो उस जो संख्या है उसका व्युत्क्रमों का योग पता चल जाएगा। आई बात समझ में, मेरा इतना ये बताने का मतलब मेरा ये था, आप समझ गए होंगे इसका मतलब, ठीक है। तो इतना में करने की जरूरत नहीं था, बस यहीं पर रखिए a प्लस बी का मान कितना 25 और बटे a गुना बी नीचे आया है तो a गुना बी का मतलब 35। अब इसको काट दीजिए, देखिए 5 से कटेगा ना, बिल्कुल 5 × 5 = 25 कट जाएंगे, और 5 × 7 = 35, यानी कि 5 बटे के कितना आ गया 7, 5 बटे के कितना 7। आई बात समझ में। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 5 बटे के 7, आप देख लीजिए 5 बटे के 7, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो व्युत्क्रमों का योग है ना, तो संख्या का योगफल में संख्या का गुणनफल से भाग देने पर हमको संख्या का व्युत्क्रमों का योग पता चलता है। आई बात समझ में। चलिए उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए कहाँ गया दोस्तों अगला प्रश्न, हाँ देखिए अगला प्रश्न क्या कहा है, कुछ एलसीएम से संबंधित प्रश्न है। कहा कि 3/2 और 4/के कितना 6 और 5/8, है ना, और एक है 6/10। कहा कि इनमें एलसीएम बताइए। तो मैंने पहला जब सेट पढ़ाया था ना उसमें एलसीएम लेने का तरीका बताया था कि भिन्न का एलसीएम आएगा तो कैसे लेना है, भिन्न का एचसीएफ पूछ दे तो कैसे निकालना है। तो मैंने बताया था इसमें क्या पूछा आपसे, एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम का मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या दिया हुआ है ना, इसमें एक अंश होता है ना, एक अंश होता है और एक हर होता है। आई बात समझ में, एक अंश होता है और एक हर होता है। तो हमने क्या बताया था कि एलसीएम निकालना है ना, तो ऊपर के वैल्यू को हमेशा चेंज करना है, ठीक है ना, नीचे के वैल्यू को एचसीएफ निकालना, ऊपर के वैल्यू जो वैल्यू पूछे ऊपर के वैल्यू में चेंजिंग करेंगे, नीचे के वैल्यू में हमेशा एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर के वैल्यू में देखिए, नीचे के वैल्यू में एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा बताइए। तो इसका एचसीएफ कह सकते हैं, देखिए 2, 6, 8, 10 का एचसीएफ नीचे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ऊपर का एलसीएम पूछा तो ऊपर का एलसीएम निकालेंगे। ऊपर का अगर एचसीएफ पूछता तो हमको एचसीएफ निकालना था, और अगर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम निकालना है। तो अंश का एलसीएम है ना, और हर का एचसीएफ, इसका लिख देता हूं ऐसे एचसीएफ और इधर एलसीएम, ठीक है, ताकि भुलाएंगे नहीं आप। तो नीचे का तो एचसीएफ निकाल गया 2, ऊपर का एलसीएम तो देखिए 6 है तो 6 को 6 3 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 नहीं है तो 5 लिख देंगे, और 4 2 दूना 4 होता है 2 लिख देंगे। 3 आ गया, खत्म हो गया, यानी इतना ही होगा। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा 5 दूना के 10, 10 दिया 30, यानी कि इसका आंसर कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं इसका, है ना। कहाँ गया दोस्तों बताइए, किधर गया ये। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो गया दोस्तों बताइए 30, यानी कि 30 करेक्ट है। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना, यहां तक कोई समस्या होना भी नहीं चाहिए। चलिए अगले प्रश्न में देखिए, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहा कि जॉन जीन से आयु में दुगना बड़ा है। जॉन जीन से आयु में दुगना बड़ा है, जॉन लिख देता हूं ऐसा, जॉन इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिखता हूं, है ना। जॉन जो है जीन से दुगना बड़ा है, जीन से दुगना बड़ा है, तो 2 अनुपात कितना हो गया 1। यहां तक समस्या तो होना नहीं चाहिए क्योंकि जो किताब में लिखा वही लिख दिए। 3 वर्ष के बाद क्या कहा कि 3 वर्ष के बाद एक घटना घट गया, कहा कि उसकी आयु का योग 66 वर्ष होगा। 3 वर्ष के बाद कहा कि उसकी आयु का योग 66 वर्ष होगा। 3 वर्ष के बाद उसकी आयु का योग 66 वर्ष होगा। अच्छा 3 वर्ष के बाद 66 वर्ष होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये तो वर्तमान के है, कुछ नहीं बोला तो कोई बात नहीं, इसका आयु कौन सा मानना है वर्तमान का, है ना। ये भी आपको हम समझा चुके हैं कि न भूत का चर्चा करें न भविष्य का चर्चा करें, तो कोई भी समस्या ना हो तो वहां पर हम वर्तमान की आयु मानेंगे। तो कहा कि जॉन जो है जीन से दुगना है, लेकिन 3 वर्ष के बाद उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष होगा।
अच्छा दोस्तों बताइए, इसके में हम घटोतरी बढ़ोतरी जो करना है कर सकते हैं, रेशियो को चेंज नहीं करेंगे, इसको कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जॉन भी 3 वर्ष बाद गया होगा और जीन भी 3 वर्ष बाद गया होगा, तब जाके दोनों का योग कितना हुआ 66। तो ऐसा करते हैं कि 3 वर्ष हम पीछे ले लेते हैं तो वर्तमान में चला जाएगा कि नहीं। तो 3 वर्ष 6 वर्ष इसमें से ले लेते हैं, तो 6 वर्ष ले लिए तो कितना बचा दोस्तों 60 वर्ष। ये 60 वर्ष जो आयु बचा होगा वो कौन सा आयु होगा, तो जॉन और जीन का वर्तमान आयु होगा। आइए हम लोग भी देखते हैं। तो 2 और 1 कितने हो गए 3, तो 60 की तुलना कितने से करेंगे 3 से, वर्तमान की तुलना वर्तमान से हो गया। अब आइए अगर हम 2 से गुना करते हैं तो किसका आयु निकलेगा जॉन का, 1 से गुना करते हैं तो किसका आयु निकलेगा जीन का। तो हम काट देंगे इसको, 20 × 60 20, यानी कि 20 दूना 40 वर्ष हो गया और ये 20 वर्ष हो गया। समझ रहे हैं बात को। तब कहा कि बताइए कि क्या पूछा आपसे, कहा कि जीन और जॉन की वर्तमान में आयु क्या है। तो जीन पहले पूछा जॉन बाद में पूछा, तो जीन के लिए 1 यानी कि 20 होगा और जॉन के लिए 40 है ना। तो ये आपका ऑप्शन होना चाहिए 20:40। तो 20:40 कौन सा है, देखिए 20 तथा 40 है ना, रेशियो नहीं है दोस्तों, सॉरी, अलग अलग ही वैल्यू पूछा है। तो 20 तथा कितना हो गया 40 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। अब गलती से ए नहीं बना दीजिएगा, क्योंकि आप देखिए पढ़ के जीन और जॉन पूछा है, तो जीन पहले जॉन बाद में, ठीक है। तो जीन और जॉन पूछा है, जॉन और जीन नहीं पूछा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बनाइए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 5:2:8 के अनुपात में ABC के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है। यदि A और C के हिस्सों में 7740 रुपए का अंतर है तो कुल राशि कितनी होनी चाहिए। ये तो आसान प्रश्न है दोस्तों। कहा कि 3 व्यक्ति है A, B और C, तीनों के बीच जो रेशियो पैसा का बंटवारा हो रहा है वो 5:2:8 के अनुपात में हो रहा है। कुल पैसा का वैल्यू जो बोला कि A और C के हिस्सा में इतना का अंतर है, यानी कि A और C के बारे में कहा, तो A और C में कितने का अंतर है। देखिए तो किताब के अनुसार कहा कि 7740 रुपया, किताब के अनुसार 7740 रुपया का अंतर है। हम लोग कितने कहेंगे 3 और 5 और 3 8 होता है, यानी कि 3 का अंतर है। और जो निकालना है उसको बगल में गुना करेंगे। क्या पूछा आपसे, कुल पैसा पूछा, कुल पैसा कितने हैं। तो 8 × 2 = 10 और 5 = 15 है ना। इसको काट दीजिए, 5 × 15 ये कट जाएंगे 5 बार में, 5 से इसको गुना कर दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे। देखिए तो 5 × 20 और 7 × 5 = 35, 35 और 2 = 37 और 5 × 7 = 35, 35 और 2 = 37, ठीक है ना। 35 और 3 ना, 35 और 3 = 38, यानी कि 38,700 पैसा होना चाहिए। यानी आपका ऑप्शन नंबर देखिए तो कोई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, है ना, 38,700। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, चलिए कहाँ गया, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहा कि रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि कर दी गई, वेतन का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए इसमें क्या हो गया, एक प्रश्न आपको मैंने बताया था कि राम की आय में 20% की वृद्धि किया गया, पुनः बढ़े हुए भाग को फिर से 20% बढ़ा दिया गया, तब टोटल लाभ या टोटल हानि, टोटल वृद्धि पूछा जाता था प्रतिशत में। तो सेम क्वेश्चन वही पूछा है दोस्तों, इसमें कोई दूसरा चीज पूछने की बात ही नहीं है कि नहीं। देखिए तो क्या पूछा, वही ने कहा कि वेतन में 50% की वृद्धि किया गया, पहले 50% की वृद्धि किया है और फिर से जो बढ़ गया है ना उसको नए वेतन में 50% की वृद्धि कर दिया गया है। तो 50 + 50 + 50 गुना के 50 और बटे के कितने हो जाएंगे 100, ठीक है। अब देखिए तो ये काट दीजिए, 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएंगे, 50 × 50 100 हो गया, यानी कि 125, यानी कि 125% की टोटल उसके वेतन में वृद्धि हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है ना, बी करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सब जो क्वेश्चन होगा आसानी से बन रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, है ना, और अगले सेट में। तब तक के लिए आप सब हैप्पी रहिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।